हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं इजी स्किल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, खोजें और संबंधित अंग। यानी विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, उनका मतलब किस विषय पे किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, और कुछ खोजें और उससे संबंधित अंग। तो अपने हम टॉपिक पे आते हैं जी। तो अभी ये लिखा है कि अध्ययन का विषय, जैसे जो विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और इनसे विषय का नाम, इसमें मतलब हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे पर्यावरण का अध्ययन। जैसे दोस्तों, जब पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं, पर्यावरण का अध्ययन को बोलते हैं इकोलॉजी। यानी कि पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो जीवित हों अजीवित हों, ये सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत ही आती हैं। तो पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? इकोलॉजी। और पर्यावरण ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कि मनुष्य से संबंधित सारी चीज़ें, चाहे वो जीव जंतु, पशु पक्षी, पृथ्वी और उससे संबंधित मिट्टी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, सारी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जीवाश्मों के अध्ययन का। जीवाश्म क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारे बहुत ही प्राचीन काल से भी, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा होगा, उसमें बहुत सारी क्रियाएं जब हुई, तो कुछ ऐसे ही युग आए जो डायनासोर युग आए, और उस टाइम पे जो भी वनस्पतियां और जो भी जीव जंतु नीचे पृथ्वी में दब के रह गए, और जो पृथ्वी की क्रियाओं के अंतर्गत वो धीरे धीरे हाई प्रेशर और अधिक दबाव के कारण के ये जीवाश्म में परिवर्तित हो गए। और जैसे कि हमारा जो अभी पेट्रोलियम, डीजल, ये सब ये भी जीवाश्म ही है। तो जीवाश्मों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे बोलते हैं पेलियोबायोलॉजी। पेलियोबायोलॉजी यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेलियोबायोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं पक्षियों के अध्ययन को। पक्षियों के अध्ययन को हम बोलते हैं ऑर्थनोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को हम बोलते हैं ऑर्थनोलॉजी। ठीक है। और अभी जो आधुनिक भारत में जो पक्षियों के जनक बोलते हैं, उनका नाम है सलीम अली। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पक्षियों के बारे में अपना योगदान दिया, बहुत पक्षियों के लिए बहुत काम किया, नई नई रिसर्चेस और उनके बारे में चीज़ों के उनके लिए सरकार से भी आवाज़ उठाते रहे। जो पॉल्यूशन और दूषण रोकने के लिए जो पक्षियों को नुकसान देता है, इसके लिए सलीम अली जी को पक्षियों का जनक बोलते हैं। यानी इसके बाद में हम बात करते हैं वंशानुगति का अध्ययन। जैसे कि वंशानुगति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो रहे परिवर्तन, और एक व्यक्तिगत हो चाहे वो किसी भी एक के जाति के हों, ये जो परिवर्तन है, इन चीज़ों का अध्ययन करने को हम बोलते हैं आनुवंशिकी, जो इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं। तो वंशानुगति का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिकी बोलते हैं। और फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। फूलों के अंदर अध्ययन को एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। और मस्तिष्क की क्रियाशीलता, जब हम अपने दिमाग की क्रियाशीलता के में जब उसका अध्ययन करते हैं क्रियाशीलता का, तो उसको बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। तो आगे बात करते हैं हम कीटों के अध्ययन। जो अपना जो फाइलम होता है, क्या, आर्थ्रोपोडा, लगभग मतलब 70% से एबव जो जीव जंतु हैं पृथ्वी के, उसको कवर करता है। आर्थ्रोपोडा संघ में जितने भी जीव आते हैं सब कीट होते हैं। कीट उनको बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंसेक्ट्स का जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटोनोमोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं मानव जनसंख्या का अध्ययन। जो मनुष्य की पॉपुलेशन है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं जननांकी, डेमोग्राफी। इसके बाद हम विषाणुओं का अध्ययन, जिसमें हम वायरस का अध्ययन करते हैं। जैसे अभी कोविड का दौर था, पैंडेमिक काल था, तो हमने कोविड के बारे में जब वैक्सीन बनाई है तो उसके बारे में सबसे पहले हमें उस वायरस का अध्ययन किया होगा। तो विषाणुओं के अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी, यानी वायरस विज्ञान और वायरोलॉजी। और इसके बाद में हम बात करते हैं विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। जो हमारे मान लो भारत में ही इतनी सारी कल्चर्स हैं, इतने नॉर्थ में कुछ और कल्चर्स हैं, साउथ में कुछ और हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और हैं, ऐसी सारी कल्चर्स को, उनके क्षेत्रीय चीज़ों के स्टडी करते हैं। कल्चर्स की जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जैसे नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, इनमें कहाँ से परिवर्तन हुआ, कहाँ से इन चीज़ों को देखने में मिला।
तो इसका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एथनोलॉजी। तो विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन को बोलते हैं एथनोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं एथनोलॉजी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। अभी जो जीवाश्म मैंने बताए थे, जो बहुत पहले प्राचीन काल से जो पेड़ पौधे दब गए हैं, पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं, उनको हम अगर उनकी पौधों के रूप में जब उनका अध्ययन करते हैं, पौधों के बारे में पता लगाते हैं, तो हम बोलते हैं पैलियो वनस्पति। पैलियो वनस्पति, या इंग्लिश में इसको पैलियो बॉटनी बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जैविक जगत की कार्य पद्धति का अजैविक तंत्र में अनुप्रयोग। जो जैविक जगत होता है, जो लिविंग ऑर्गन्स हैं, सारी लिविंग जो ऑर्गन्स हैं, लिविंग चीज़ें हैं, इनका जो कार्य पद्धति है अजैविक तंत्र। अजैविक तंत्र में आ जाती हैं जो चीज़ें जो निर्जीव हैं। जैसे अजैविक तंत्र में मनुष्य के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मेज, कुर्सी, घर, मकान, ट्रक, बस, जितनी भी चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई हैं अजैविक हैं, इनमें जो प्राण नहीं है। लेकिन उनका और जैविक पद्धति का, जैविक जगत की जो कार्य पद्धति है, उनके बीच का जो अनुप्रयोग है उसको बोलते हैं बायोनिक्स। इसको बोलते हैं बायोनिक्स बोलते हैं। और वृद्धावस्था का अध्ययन करना, जब हम वृद्धावस्था के अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी। आगे बात करते हैं। अब कुछ जांचें हैं ऐसी जो नॉर्मली सभी को, मनुष्य को होती रहती हैं और इनके बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो उन जांचों को पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि ईईजी। ईईजी होती है हमारे मस्तिष्क की, जैसे मस्तिष्क की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हमें जानने के लिए एक पेपर पे डायग्राम बन जाता है। एक उनके इसकी जो क्रियाओं का एक पेपर पे डायग्राम या एक ग्राफ तैयार करना, ये हमारी कहलाती है ईईजी। ये मस्तिष्क की ग्राफिक पद्धति से यह ग्राफिक लेखन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ईसीजी का। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब ये हार्ट की जो भी कार्य पद्धति है उसका भी लेखन, जिस प्रकार से अभी मस्तिष्क के ब्रेन का लेखन किया गया था, ग्राफिंग की गई थी, इसी प्रकार हार्ट की, हार्ट बीट के और इनके टाइमिंग इन चीज़ों का सारे का अगर हम एक पेपर पर लेखन किया जाए, एक अध्ययन किया जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो ईसीजी का काम होता है। तो ब्रेन के लिए हमारे हो जाती है ईईजी और हार्ट के लिए ईसीजी। और इसके बाद आती है ईओजी। ईओजी का होता है हमारी आंखों की कार्य पद्धति। आंखों की कार्य पद्धति को जानने के लिए आंखों का अध्ययन करते हैं, जिसमें यह आंखों की कोई जांच होती है तो उसको बोलते हैं ईओजी। तो हार्ट की जब जांच होती है ईसीजी कराते हैं, मस्तिष्क की होती है ईईजी कराते हैं, आंखों की होती तो ईओजी कराते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो ये मांसपेशियों के अध्ययन के लिए, मांसपेशियों अध्ययन के लिए ये खोज की जाती है, खोज कहेंगे या जांच की जाती है, एक टेस्ट होता है जो मांसपेशियों के लिए, ईएमजी। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडियोग्राम। जब कान, ऑडियो मतलब होता है सुनना, हमने भी देखा होगा और इस चीज़ ऑडियो में लेना, वीडियो लेना, तो ऑडियो लिया गया है जिस सुनने से। तो ये कान की या सुनने की जो कार्य पद्धति है उनके बारे में जांच करना, उसके बारे में देखना कि क्या प्रॉब्लम है, तो इस जांच को बोलते हैं ऑडियोग्राम, या इस मशीन को जो जांच करती है उसको ऑडियोग्राम बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेमोग्राम का अध्ययन होता है हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़ों और वक्ष स्थल होता है, जो छाती होती है, छाती से संबंध बहुत सारे, जो चाहे वो ऑक्सीजन लेने देने की क्रिया हो, और उन सब चीज़ों को मेमोग्राम से जांच करते हैं, मेमोग्राम से इसकी जांच करते हैं। जब हम हड्डियों की जांच करते हैं, आगे देखते हैं बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट में बीएमडी। ये अस्थियों के अध्ययन के लिए जांच की जाती है। जब हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है तो बीएमडी की जांच करवाते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं और उनकी खोज करता है। तो जैसे देखते हैं, सबसे पहले किंडवन, इसको हम इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। किंडवन का मतलब होता है किसी चीज़ को सड़ना गलना, जब सड़ती रहती है कोई चीज़ तो वो अपने उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं किंडवन। और जैसे हमारी जो वाइन बनती है, शराब बनती है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मेडिसिन बनती हैं, जो किंडवन कराया जाता है उनमें।
तो किंडमन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। एक साइंटिस्ट हैं लुई पास्चर नाम से, इन्होंने किंडमन के बारे में खोज की थी कि किंडमन होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी जो ह्यूमन सेल्स होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल्स का पावर हाउस बोलते हैं। यही हमारी ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करके एनर्जी देती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन जो थे, एक साइंटिस्ट हैं अल्टमैन, इन्होंने इसकी खोज की थी। और पेंसिलिन एक टीका है, एक वो है क्या नाम, वैक्सीन है पेंसिलिन, जो हम जब हम कहीं कट जाते हैं कहीं ऐसी, तो हमारे जो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं, ये इन्फेक्शन तौर पे लगवाते हैं, ये एक डिजीज़ होती है। पेंसिलिन का इंजेक्शन है, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद हम बात करते हैं, और ये पेंसिलिन जो बना होता है ये कवक से बनाया जाता है। पेंसिलिन एक जो फंजाई होता है उसी से पेंसिलिन का निर्माण किया जाता है। तो पेंसिलिन टीके की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। और विटामिन की फंक ने की है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि जो सेल्स थ्योरी का जो निर्माण किया है जिन्होंने, उनका नाम है स्लाइडेन स्वान। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्जी कॉय, ये गोल्जी बॉडी इनको बोलते हैं इंग्लिश में। गोल्जी बॉडी हमारी ह्यूमन सेल्स में ही गोल्जी बॉडी पाई जाती हैं। तो जो गोल्जी बॉडी का जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये मिसप्रिंट है इतना, कैमिलो गोल्जी ने की थी। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सिन पादप हार्मोन। ये हार्मोन्स होते हैं जिससे पौधों को बढ़ने में जो हार्मोन्स होते हैं पौधों में वृद्धि के लिए, ये हार्मोन्स में जाना जाता है ऑक्सिन। तो ये से डार्विन ने की थी। और जिब्रेलिन पादप हार्मोन, ये भी पादप हार्मोन्स है जिब्रेलिन। इसको कुरोसोवा नाम से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खोज की थी। और इसके बाद हम बात हैं पोलियो के टीके की खोज जॉन्स सॉल्क ने की थी। तो दोस्तों आपने देखा पोलियो के टीके की खोज जॉन्स सॉल्क ने की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।